नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य एक वाक्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर। अभी तक हम 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये आ सकता है। और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, तो इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नई कविता किसका विकसित रूप है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नई कविता किसका विकसित रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रयोगवाद। तो नई कविता जो है ये प्रयोगवाद का विकसित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन जी की उपाधि क्या है, तो बच्चन जी को कौन सी उपाधि प्राप्त है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रबंध शिरोमणि। तो बच्चन जी को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आर्थी व्यंजना। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का उपयोग हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद का आधार क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रहस्यवाद का आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद जो है ये रहस्यवाद का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम दर्पण के लेखक का नाम क्या है, तो प्रेम दर्पण के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं शेख नसीर। तो शेख नसीर जो हैं ये प्रेम दर्पण के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि माने जाते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो चिंतामणि जो है ये किस काल के कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। तो चिंतामणि जो है ये उत्तर मध्यकाल के कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से ही रीतिकाल का उदय हुआ है ऐसा उनका मानना था, परंतु कई और विद्वान हैं जिनका ये मानना था कि केशव दास से रीतिकाल का उदय हुआ है। परंतु अधिकांश जो विद्वान हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है उसको सही मानते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के रचना समय क्या है, तो निशा निमंत्रण की रचना समय क्या है या रचना काल क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1936। तो निशा निमंत्रण जो है ये 1936 में लिखा गया था। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि निशा निमंत्रण के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुपुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मधुपुर शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मथुरा। तो मथुरा के लिए मधुपुर शब्द का उपयोग किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहम्मद बाई दिसी तजा एक आँखी किस कवि का कथन माना जाता है, तो मुहम्मद बाई दिसी तजा एक आँखी किस कवि का कथन माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये जो पंक्ति है ये जायसी की मानी जाती है।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकट सूत और माजार सूत का संबंध किस प्रकार की साधना से है? तो मरकट सूत और माजार सूत का संबंध किस प्रकार की साधना से है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग की साधना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने एक रामायण किस एक ही छंद में लिखी है? तो तुलसी ने एक रामायण किस एक ही छंद में लिखी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बरवे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने एक रामायण जो है वो बरवे छंद में लिखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि रामायण की रचना जो है जिस छंद में हुई है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुष्टुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस गुप्तचर का नाम क्या है जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? तो उस गुप्तचर का नाम क्या था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुर्मुख। ये सभी प्रश्न जो है ये रामचरितमानस से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ के पुत्रोत्पत्ति हेतु जो यज्ञ किया था उसका नाम क्या है? तो राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु जो यज्ञ किया था उसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुत्रेष्ठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? तो उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खांडव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पेमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये पंक्ति जो है किस कवि की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जनक का मूल नाम क्या था? तो राजा जनक का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिरध्वज। तो सिरध्वज ये राजा जनक का मूल नाम था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन पर आधारित कौन सा रस सूत्र है? तो मीमांसा दर्शन पर आधारित कौन सा रस सूत्र है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आरोपवाद। तो मीमांसा दर्शन पर आधारित जो रस सूत्र का नाम है वो है आरोपवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, तो ये पंक्तियां जो हैं इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके ये जो पहला पंक्ति है तुम विद्युत बन आओ पाहुन, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हार्दिक
भावों की प्रेषणीयता काव्य का उत्तम गुण हो तो निस्संदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध है। यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यदि हार्दिक भावों की प्रेषणीयता काव्य का उत्तम गुण हो तो निस्संदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध है। तो ये कथन किसका है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इस प्रसिद्ध कथन के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुर पूरी तरह से गृहस्थ मानस के कवि थे। ये कथन किसका है? ये वन लाइनर कथन है। तो ऐसे कथन जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो वन लाइनर कथन और वन लाइनर पंक्तियां होती है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है जिसमें ये पंक्ति कहा गया है कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो ये प्रश्न आया था कि ये जो पंक्ति है ये किस लेखक की मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो वन लाइनर पंक्तियाँ और जो वन लाइनर कथन होते हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो कथन कहा गया है, सूर पूरी तरह से गृहस्थ मानस के कवि थे, तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबंध काव्य किसका है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कबंध काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ भारद्वाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। तो आचार्य शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? तो ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद स्वामी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोविंद स्वामी के लिए ये कथन कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर काव्य के संपादक का नाम क्या है? तो प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर काव्य के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम है रणजीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के कौन से अंक को रतिचित्रों का एल्बम कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उर्वशी के कौन से अंक को रतिचित्रों का एल्बम कहा जाता है? तो वो कौन सा अंक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चतुर्थ। तो उर्वशी के चतुर्थ अंक को रतिचित्रों का एल्बम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुदाई के शाम के गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह है? तो जुदाई के शाम के गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह है? उसका नाम क्या है? तो उस कवि का नाम है इंद्रनाथ मदान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? तो आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक किसने माना है? तो रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक किसने माना है? उसका नाम क्या है? तो उस लेखक का नाम है मैनेजर पांडे। तो मैनेजर पांडे जो हैं इन्होंने रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पाइये, ये किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पाइये, तो इस पंक्ति के लेखक हैं सूरदास।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी किस पर आधारित है? तो क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी जो है ये किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाल्मीकि रामायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम क्या है? तो कवि स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपराजिता। तो स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम है अपराजिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये भी एक वाक्य पंक्ति मानी जाती है और ऐसे पंक्तियाँ जो हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो ये जो है महादेवी वर्मा की पंक्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेलेपन और आत्मबोध के कवि कौन माने जाते हैं? तो अकेलेपन और आत्मबोध के कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध को अकेलेपन और आत्मबोध के कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुटधर पांडेय ने छायावाद पहले लेख किस पत्रिका में लिखा था? तो मुकुटधर पांडेय ने छायावाद पहला लेख किस पत्रिका में लिखा था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री शारदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता की चौकसी का दावा करने वाले आलोचक कौन थे? तो साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता की चौकसी का दावा करने वाले आलोचक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य कविता के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो गद्य कविता के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जो हैं ये गद्य कविता के प्रथम लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरी जीवन आस्था का कवि किसे कहा जाता है? तो गहरी जीवन आस्था का कवि किसे माना जाता है या उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल को गहरी जीवन आस्था का कवि माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया है? तो किसने ये कहा है कि घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद त्रिगुणायत। तो गोविंद त्रिगुणायत ने यह कथन कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया है? यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कायाकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिलवस्तु के ब्राह्मण कुल में किसका जन्म हुआ था? तो कपिलवस्तु के ब्राह्मण कुल में किसका जन्म हुआ था? किस कवि का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुकुरिप्पा। तो कुकुरिप्पा का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, कपिलवस्तु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो सरहपा ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 32। तो 32 ग्रंथों की रचना की है सरहपा ने। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हनुमान बाहुक में कितने पद हैं? तो हनुमान बाहुक में कितने पद माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 44 पद पाए जाते हैं हनुमान बाहुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, रचना की विधा क्या है? तो सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आलोचना। तो ये जो है आलोचना के अंतर्गत आती है। सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, ये जो है अशोक वाजपेयी की निबंधालोचना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना करने के कारण नूर मोहम्मद को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा? तो कौन सी रचना करने के कारण नूर मोहम्मद को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा? तो वो कौन सी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती में हिंदी प्रयोग करने के कारण इनको अनेक उपालंभों का सामना करना पड़ा। इसका प्रतिकार इन्होंने अनुराग बांसुरी में किया है। तो इसका प्रतिकार करने के लिए इन्होंने अनुराग बांसुरी की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस संप्रदाय के अंतर्गत राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वसुखी संप्रदाय। तो स्वसुखी संप्रदाय के अंतर्गत राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा है? तो गोरखनाथ ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? तो हिंदी की हिमायत किसकी कविता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनकी कविता मानी जाती है हिंदी की हिमायत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास का कौन सा काव्य अपूर्ण प्रबंध माना जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास का कौन सा काव्य जो है वो अपूर्ण प्रबंध माना जाता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कंसवध। तो कंसवध जो है ये अपूर्ण प्रबंध माना जाता है और इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य खंड को पुरानी धारा कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य खंड को पुरानी धारा कहा है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1900 से 1925। तो 1900 से 1925 जो है ये पुरानी धारा कहा गया है इस काव्य खंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है? तो किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लुईपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद किस संप्रदाय का सिद्धांत माना जाता है? तो महासुखवाद जो है ये किस संप्रदाय का सिद्धांत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध। महासुखवाद जो है ये सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत आता है। खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? तो खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म सिंह शर्मा। तो पद्म सिंह शर्मा ने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु, इसका अर्थ है कानों को भेदने वाला या कानों को तकलीफ देने वाला, उसको कर्णकटु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु रचित हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन है?
तो मिश्र बंधु रचित हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कौन सी रचना में नारी पराधीनता को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया गया है? तो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना में नारी पराधीनता को सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है? तो उस उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेवा सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटमल रचित गोरा बादल की कथा कृति की भाषा क्या है? तो जटमल रचित गोरा बादल की कथा कृति की भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। तो ये जो है खड़ी बोली में लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई कवित्त छंद में टीका किसने लिखा है? तो बिहारी सतसई कवित्त छंद में टीका किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण हैं? तो पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण हैं? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 6। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता द्विवेदी जी ने किस नाम से लिखा है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता द्विवेदी जी ने किस नाम से लिखा है? तो यहाँ पे जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के दूसरे नाम के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुकवि किंकर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुकवि किंकर जो है इस नाम से कौन से कवि या लेखक जाने जाते हैं? तो वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथन किसका है? तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम न बड़ी उपजे किस विधा की रचना मानी जाती है? तो प्रेम न बाड़ी उपजे ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपन्यास। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, मिलान वाले प्रश्न में ये पूछा गया है। सूची नंबर 1 में ये पंक्ति दी गई है और सूची नंबर 2 में विधा का नाम या किस विधा के अंतर्गत आती है वो दिया गया है। तो प्रेम ना बाड़ी उपजे ये जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ये मिथिलेश्वर की उपन्यास मानी जाती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह के किस उपन्यास में उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से बदलते गांव की यथार्थ गाथा अंकित है? तो फिर से पढ़ते हैं। बच्चन सिंह के किस उपन्यास में उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से बदलते गांव की यथार्थ गाथा अंकित है? तो उसका नाम क्या है? उस उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ननकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुर स्वप्न उपन्यास किसका है? तो मधुर स्वप्न उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं
सुमन राजे। निराला की सखा के प्रति कविता किस कवि की सखार प्रति कविता का अनुवाद है? तो निराला की सखा के प्रति कविता किस कवि की सखार प्रति कविता का अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला, महादेवी वर्मा ने यह कविता किसके महाप्रस्थान पर लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला, महादेवी वर्मा ने यह कविता जो है किसके महाप्रस्थान पर लिखी है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्रनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? तो भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था देवव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरी मिलीबो चंपू काव्य किसका है? तो फेरी मिलीबो ये जो है ये किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनूप शर्मा। तो ये जो है अनूप शर्मा की रचना मानी जाती है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि फेरी मिलीबो जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है चंपू काव्य के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम ये किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दया नारायण निगम ने। तो दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किसने किया है? तो सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किसने किया है या पीएचडी किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ना मरब किसकी उपन्यास मानी जाती है? तो हम ना मरब ये किसकी उपन्यास मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञान चतुर्वेदी। तो ये जो है ज्ञान चतुर्वेदी की उपन्यास मानी जाती है। ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित हुआ है। तो ज्ञान चतुर्वेदी का जो उपन्यास है उसको अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधुआ रामदास उपन्यास किसकी रचना मानी जाती है? तो बंधुआ रामदास उपन्यास जो है ये किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नीलकांत। तो ये जो है नीलकांत की उपन्यास मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 साल छोटी पत्नी किसकी कृति है? तो 9 साल छोटी पत्नी किसकी कृति मानी जाती है या किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्र कालिया। तो ये जो है रविंद्र कालिया की रचना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? इसका समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1913। तो 1913 को रक्षाबंधन जो है ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा है? तो छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सपने मरते नहीं
किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो सपने मरते नहीं किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तेजेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने छायावाद की निरुक्तिमूलक रचना की है? तो किसने जो है छायावाद की निरुक्तिमूलक रचना की है, उसका नाम क्या है? तो उस लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान का छाती और फिलासफर के पैर हैं। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान का छाती और फिलासफर के पैर हैं। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कथन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल के अनुसार ऋतिकाल के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और बार बार एक प्रश्न आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋतिकाल के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है ये ऋतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन का राग कविता के लेखक का नाम क्या है? तो मन का राग कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शमशेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशंका के द्वीप अंधेरे में के नाम से मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन पहले कब और किस पत्रिका में हुआ था? तो फिर से पढ़ते हैं कि आशंका के द्वीप अंधेरे में के नाम से मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन पहले कब और किस पत्रिका में हुआ था? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कल्पना। कल्पना पत्र में 1964 में आशंका के द्वीप में अंधेरे ये जो है प्रकाशित हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कल्प काव्य नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वी कल्प काव्य नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार। गिरिजा कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बात बोलेगी हम नहीं किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बात बोलेगी हम नहीं किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय ने किस तार सप्तक में प्रयोगवाद संबंधी अवधारणा को स्पष्ट किया है? तो अज्ञेय ने किस तार सप्तक में प्रयोगवाद संबंधी अवधारणा को स्पष्ट किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रथम तार सप्तक, जो प्रकाशित हुई थी 1943 में। तो प्रथम तार सप्तक में अज्ञेय ने प्रयोगवाद संबंधी अवधारणा को स्पष्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसका है? तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी काव्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो छायावादी काव्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मानवतावादी जीवन दृष्टि। तो मानवतावादी जीवन दृष्टि जो है ये छायावादी काव्य का केंद्रीय भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी खंड काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो पंचवटी खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, तो इसके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त करो नारी को चिर बंदिनी नारी को
युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है। तो फिर से पढ़ते हैं। मुक्त करो नारी को, चिर बंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। तो ये जो पंक्ति है ये किस कविता के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका युगवाणी। तो ये जो है युगवाणी के अंतर्गत आती है ये पंक्ति, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने अपने मित्र गंगाराम के आग्रह पर कौन सी रचना लिखी है? तो तुलसीदास ने अपने मित्र गंगाराम के आग्रह पर कौन सी रचना लिखी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये तुलसीदास ने अपने मित्र गंगाराम के आग्रह पर लिखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी काव्य जगत में त्रिलोचन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिंदी काव्य जगत में त्रिलोचन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सानेट के लिए। तो सानेट के लिए त्रिलोचन जो है ये प्रसिद्ध है। पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उच्छ्वास। सरोज स्मृति का रचना का समय क्या है? तो सरोज स्मृति का रचना समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1935। तो सरोज स्मृति जो है ये 1935 को लिखा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य विजय एक खंड काव्य है, तो ये किसका खंड काव्य माना जाता है? मौर्य विजय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिया राम शरण गुप्त। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मौर्य विजय ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है खंड काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, पंक्ति किस कविता से ली गई है? केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भारती। तो ये जो है भारत भारती से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1925। और इसके लेखक हैं प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है ये। तो राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बांग्ला रामायण। तो बांग्ला रामायण का प्रभाव था राम की शक्ति पूजा पर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बापू कविता किसकी है? तो बापू कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त। तो सिया राम शरण गुप्त जो है ये बापू कविता के लेखक हैं। प्रथम रश्मि का आना पंत के किस संग्रह से संबंधित है? तो प्रथम रश्मि का आना सुमित्रानंदन पंत के किस संग्रह से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। तो ये जो है पल्लव से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो विशेष प्रश्न उत्तर हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।